हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, एक ज़माना था जब ये कहा जाता था कि एफआईआईज़ की हमें ज़रूरत नहीं है और आज उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, उनको हाथ जोड़कर बुलाया जा रहा है कि हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करो। तो ऐसी ही एक बड़ी अनाउंसमेंट आज सरकार की तरफ से की गई और सिर्फ यही नहीं, आज आरबीआई की पॉलिसी भी आई, वहाँ पर भी कुछ बड़ी बातें कही गई। तो इन दोनों जो बड़ी डेवलपमेंट आज हुई, इनका बाज़ारों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, क्या एफआईआईज़ वापस आएंगे और मार्केट में रिकवरी हमें देखने को मिलेगी? जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। आज जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, उनको समझने से पहले, उनके बारे में बात करने से पहले थोड़ा हम अपने बैकग्राउंड को देखते हैं, इकॉनमी के और मार्केट के बैकग्राउंड को देखते हैं। हम अभी किस सिचुएशन में खड़े हुए हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे कि आप जानते हैं, जब से ईरान वॉर शुरू हुआ है, क्रूड्स ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जाता हुआ दिखा। अभी थोड़ा उसमें डिप देखने को मिला है और इसने हमारी करेंसी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला और जितना करेंसी वीक हुई उसका इकॉनमी पर भी उतना ही इम्पैक्ट पड़ा। तो रुपया, जैसे कि आप देख सकते हैं, 95 के ऊपर सस्टेन हो रहा है और ये फिगर इस अनाउंसमेंट के बाद थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट होता हुआ हमें दिखाए। तो हम 97 के लेवल के आसपास चल रहे थे और आप देख सकते हैं कि एफआईआईज़ के डॉलर रिटर्न्स लगातार इससे इम्पैक्टेड हो रहे थे और इंडिया की इकॉनमी पे भी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स आ रहे थे। तो उनकी लगातार सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी और ये सेलिंग हमारे करेंसी को और वीक कर रही थी। तो ये तीनों जो फैक्टर्स हैं, ये लगातार हमारे इकॉनमी और मार्केट्स पर प्रेशर बना रहे थे। और इसके बाद एक चौथा फैक्टर आ गया और वो है मॉनसून की प्रेडिक्शन, वीकेस्ट इन 11 ईयर्स, और एल नाइनो के इफेक्ट की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि इससे हमारे क्रॉप प्रोडक्शन पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि फूड इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा, ऐसा आरबीआई ने भी कहा है। तो इसका बड़ा रिस्क आने वाले टाइम पर हमें देखने को मिल सकता था। तो इतने सारे संकट हमारे सामने खड़े हुए हैं और ऐसे में सरकार को कुछ ना कुछ तो कदम उठाना था, अदरवाइज जो उसका परिणाम होता वो बहुत ही डरावना होता है। तो आज ऐसे ही कुछ स्टेप्स लिए गए और आइए एक एक करके समझते हैं कि क्या वो बड़े कदम उठाए गए और उसका क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आरबीआई की पॉलिसी की बात करते हैं। दोस्तों, उनके पॉलिसी में कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया, रेपो रेट को अनचेंज रखा गया। लेकिन दोस्तों, ये सिचुएशन जितनी साधारण से दिख रही है उतनी साधारण है नहीं। आरबीआई इस वक्त बुरी तरीके से फंसा हुआ है और एक तरफ ग्रोथ और एक तरफ इन्फ्लेशन, दोनों को कैसे कंट्रोल किया जाए उसको लेकर काफ़ी माथापच्ची वो कर रहे हैं। और जो बेस्ट डिसीजन अभी हो सकता था कि हम कोई डिसीजन ना लें, शायद आरबीआई ने वही लिया। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये थर्ड कंसेक्यूटिव होल्ड हमें देखने को मिल रहा है। स्टांस न्यूट्रल है, यानी कि हम किसी भी तरफ जा सकते हैं, हम रेट कट भी कर सकते हैं, हम रेट बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि स्टांस न्यूट्रल है। लेकिन उन्होंने अपने कमेंट्री में क्या कहा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जो आरबीआई का इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 2 से 6% है और हम उसी के बीच में रह रहे हैं। हालांकि काफ़ी आइटम्स की महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन अगर हम डेटा को देखें तो हम उस रेंज के बीच में हैं। उन्होंने कहा है अपसाइड रिस्क रिमेन, और खास करके फूड इन्फ्लेशन की तरफ भी उन्होंने इशारा किया है। कोर इन्फ्लेशन फोरकास्ट एलिवेटेड, सप्लाई चेन स्ट्रेस। तो आप देख सकते हैं कि बेशक उन्होंने रेट्स को टच नहीं किया, लेकिन जो उनकी कमेंट्री थी वो बहुत ज़्यादा रोजी और अच्छी पिक्चर पोर्ट्रे नहीं कर रही थी। वो फ्यूचर में जो डर है उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा था। जीडीपी ग्रोथ, जैसा कि मैंने कहा कि अब जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो पिछले कई दिनों से इकॉनमी की मिसमैनेजमेंट है, उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है कि जीडीपी की ग्रोथ को रिवाइज डाउन किया गया है 6.9% से 6.6%। और जैसा कि हमने कहा कि आरबीआई अब पॉज मोड में है।
2025 में अगर आप देखिए तो फरवरी से लेकर दिसंबर के बीच में उन्होंने 125 बेसिस पॉइंट को कट किया था, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा हड़बड़ी, थोड़ी जल्दीबाजी की गई, उसकी उतनी ज़रूरत नहीं थी और उसका इम्पैक्ट भी आज हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने पॉज मोड बनाया हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिराएंगे तो भी प्रॉब्लम, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो भी प्रॉब्लम है। और आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आरबीआई बुरी तरीके से फंसा हुआ है। सो 3 सिनारियोज हैं, आरबीआई रेट को कट करे या रेट को होल्ड करे या रेट को बढ़ाए। तो ऐसे में क्या इम्पैक्ट है? तीनों सिचुएशन में आरबीआई कहीं ना कहीं या तो ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा या इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करेगा, और दोनों का नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। तो अगर हम देखें कि अगर वो रेट कट करते हैं, रेट कट करने की क्यों ज़रूरत है? ग्रोथ को बढ़ाने के लिए रेट कट्स किया जाता है, लेकिन मनी सप्लाई बढ़ता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो अगर रेट कट होगा तो क्या होगा? रूपी वीकेंड शार्पली। इस वक्त ट्रस्ट मी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट के लिए है रुपए को संभालो। अगर रुपया बेकाबू हो गया तो हम सब बेकाबू हो जाएंगे। सो ये अगर आप कट करते हो तो रुपया कमज़ोर होगा और ज़बरदस्त तरीके से महंगाई बढ़ेगी। जितनी बढ़ रही है उससे डबल रेट से बढ़ने लगेगी और करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा, हमारे इंपोर्ट बिल भी बढ़ेंगे और एफआईआईज़ की कैरी ट्रेड और अनवाइंड होगी और भी ज़्यादा सेलिंग बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि रेट कट करना इतना आसान नहीं है। भूल जाइए अगले कई क्वार्टर्स तक रेट कट्स को, और तभी रेट कट हो सकता है जब क्रूड वापस से 60-65 के लेवल पर चले जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी अगले कुछ क्वार्टर तक हमें नहीं दिख रही है। दूसरा जो डिसीजन है होल्ड का, जिसे किया गया, तो जैसा कहते हैं ना कि जब हमें कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करें, तो हम कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। तो आरबीआई ने भी लगभग वैसा ही किया, उन्होंने इसको होल्ड किया। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? क्या इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है? जी नहीं, इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। सो कोई ग्रोथ बढ़ने वाली नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, रेट सेंसिटिव जो सेक्टर्स हैं, ऑटो, रियल एस्टेट, वो डिप्रेस्ड रहेंगे, उसमें प्रेशर में रहेंगे। जीडीपी एट रिस्क ऑफ 6.6% और लोअर, तो यहाँ से जीडीपी और भी नीचे जा सकती है। क्यों? क्योंकि आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। बोरोइंग कॉस्ट स्टे हाई, तो ये इन्फ्लेशन को भी कम नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये भी कोई बहुत बड़ी हमें इम्प्रूवमेंट इकॉनमी में करके नहीं देगा। ये सिर्फ वेट एंड वॉच मोड को इंडिकेट कर रहा है। और अगर हम रेट को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? तो अगर ऐसा होता है तो सीवियर ग्रोथ स्लोडाउन हमें देखने को मिल सकता है। इक्विटी मार्केट में बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। रियल एस्टेट साइकिल पॉजेस, एसएमई, एमएसएमई क्रेडिट स्ट्रेस, जो कि ऑलरेडी इट हैज स्टार्टेड। और इसके लिए ट्रिगर क्या होगा कि अगर वापस से क्रूड 100 के ऊपर चला जाता है, 110 के ऊपर चला जाता है, तो आरबीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें रेट बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर हम करंट पॉलिसी में देखें तो हम क्यों बच गए? क्योंकि क्रूड थोड़ा सा सप्रेस था, 100 से नीचे था। अगर एक महीने तक ये 100 के ऊपर रहता तो आरबीआई को ये करना पड़ता। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी आसान सोल्यूशन नहीं है आरबीआई के पास कि वो हमें इस दलदल से निकाल सके। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमें कई क्वार्टर्स, हो सकता है कई साल लगे। तो कोई क्विक फिक्स रिकवरी का होप मत बनाइए। अगर ये लड़ाई रुक भी जाती है तो भी बहुत मुश्किल है कि अगले कई क्वार्टर्स तक हमें बड़े इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सोला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया, और वहीं पर डीएलएफ ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी 2 बड़ी वजह है। क्वालिटी एंड वैल्यूएशन, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है
तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, विच कुड टेक आवर्स, और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटी स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। बीटी स्टॉक एक्सरे, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो now because hope is not a strategy. So, जैसे कि आपने देखा कि आरबीआई के पास एक ही टूल है, वो है मनी सप्लाई यानी कि इंटरेस्ट रेट, और 3 जो ऑप्शंस हमने एक्सप्लोर किए तीनों यहां पर काम नहीं करेंगे। तो इन्फ्लेशन को आरबीआई ने छोड़ दिया है कि ठीक है, जहां आप जा रहे हो जाने दो। लेकिन दूसरा जो बड़ा संकट है वो है करेंसी का। करेंसी को हमें बचाना पड़ेगा, और करेंसी का एक जो बहुत बड़ा रीज़न है वीक होने का, वो है एफआईएस की सेलिंग, जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, ना तो बॉन्ड मार्केट में ना ही इक्विटी मार्केट में। तो सरकार ने ये माना कि हम इक्विटी मार्केट में तो एफआईएस को शायद ना रोक पाएँ, क्योंकि हमारे पास ग्रोथ स्टोरीज दिखाने को नहीं है। कम से कम हम बॉन्ड मार्केट में उन्हें रोकते हैं और उनका फ्लो लाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कुछ मेजर्स को अनाउंस किया। तो पहली चीज़, उन्होंने आज इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 जो है वो लाया। तो इसके लिए पार्लियामेंट को बाईपास किया। ऑर्डिनेंस बिल में हमें पार्लियामेंट की जो अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें अनाउंसमेंट क्या है, FII इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स ऑन G-Secs। जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं उनमें से कैपिटल गेन को हटा दिया। तो 12.5% जो उनको देना पड़ता था एज ए टैक्स, वो अब नहीं मिलेगा। तो उनके रिटर्न्स बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं बॉन्ड मार्केट में उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हम इन्वेस्ट करें। अब कितना फ़र्क पड़ेगा वो हम आगे देखेंगे। दूसरी चीज़, FII इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम ऑन G-Secs। तो ये भी किया गया, इसका भी फ़ायदा मिलेगा। इफेक्टिव रेट्रोस्पेक्टली फ्रॉम April 1। तो जिन्होंने अप्रैल के बाद इन्वेस्टमेंट किया है उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो एक मोटिवेशन मिलेगा कि कम से कम बॉन्ड मार्केट में हम फर्दर सेलिंग नहीं करते हैं। ऑल्सो एक्सटेंडेड टू बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, और कुछ उनके फाइलिंग वाइलिंग को लेकर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है और कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हम बॉन्ड मार्केट में पैसे को लगाएं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि इंडिया में जो रिस्क बढ़ता जा रहा है, और पिछले क्वार्टर्स में हमने देखा कि हमारी रेटिंग भी डाउनग्रेड हुई। तो बॉन्ड मार्केट में बड़े स्केल पर पैसा आना थोड़ा मुश्किल है। दूसरा, अगर आप यूएसए के बॉन्ड यील्ड से कंपेयर करें तो डिफरेंस जो है यूएसए के बॉन्ड में और इंडिया के बॉन्ड में वो काफ़ी कम हो गया है। एक टाइम पर ये डिफरेंस जो था करीब 5.9% था 2016 में, यानी कि इंडिया में इन्वेस्ट करने पर उन्हें 5.9% एक्स्ट्रा मिलता था। हिस्टोरिक एवरेज अगर मल्टी ईयर का देखेंगे 4.1% का गैप होता है यूएसए के बॉन्ड यील्ड और इंडिया के बॉन्ड यील्ड, यानी कि इंडिया के बॉन्ड यील्ड में उन्हें ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। आज की अगर हम बात करें तो 2.3% है। तो ये यील्ड कम हो गया है और साथ में रिस्क कम हो गया है। दोस्तों ध्यान रहे, जब बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर किए जाते हैं, और ऐसे में लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है। तो लोग पूछते हैं सेफ्टी कितना सेफ है। तो आज अगर आप मुझे बताइए, जब FIIs छोड़ के जा रहे हैं वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अब यहाँ पर सेफ्टी नहीं दिख रही है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बड़े स्केल पर यहाँ पर पैसा आएगा? बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसका फ़ायदा होगा, और आज हमें वो होता हुआ भी दिखा मार्केट्स में। आगे मैं डेटा आपको दिखाऊंगा। तो इस वक्त अगर सिचुएशन देखें कि इस चेंज होने के बाद हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो इंडियाज़ सॉवरेन डेट मार्केट बिकम्स मोर कॉम्पिटिटिव विद इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील। तो यहाँ हम इनके साथ compete कर रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स में यहाँ जो पैसा आता था कम से कम वो यहाँ आए, और कम से कम और यहाँ से ना निकले, ये हम होप कर रहे हैं।
So 12.5% LTGC tax removed, a key blocker for foreign bond investors. साथ में जो विथहोल्डिंग टैक्स था, जो टीडीएस टाइप काटा जाता था कि आप पहले काट के हमें 20% दे दो और जब टैक्स रिटर्न करोगे तब हम आपको देंगे, उसे भी हटा दिया गया है। तो कम से कम उनको कुछ तो बेनिफिट दिया गया है और करेंसी को थोड़ा सपोर्ट इससे मिलेगा। अब यहां पर देखना है कि इक्विटी मार्केट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सो इक्विटी मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और बाकी क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, आइए इसको समझते हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि आपने इक्विटी मार्केट में कोई चेंजेस नहीं किए और यहाँ पर इक्विटी मार्केट में अगर आप देखिए तो कोई कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आने रहे हैं, कोई बड़ी ग्रोथ स्टोरीज नहीं है, तो उनके लिए कोई मोटिवेशन नहीं है। तो एफआईआईज की सेलिंग इक्विटी मार्केट में रुकने वाली नहीं है और आप देख सकते हैं कि आज भी इतनी बड़ी अनाउंसमेंट के बाद भी मार्केट क्लोज हुए। अब आज का एफआईआईज का डेटा देख लेते हैं, क्या वो बायर बनते हैं, क्या डेरिवेटिव मार्केट में पोजीशंस कट करते हैं, उससे और क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन आज की मार्केट की कंडीशन देख के नहीं लग रहा है कि इक्विटी मार्केट में वो बायर बनेंगे। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि एफआईआईज के पास पैसे रिटर्न कमाने के लिए दो चॉइसेस हैं, इक्विटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट। अब आपने बॉन्ड मार्केट का रास्ता आसान कर दिया, जहां पर कम रिटर्न मिलता है लेकिन एक फिक्स रिटर्न मिलता है, और दूसरी तरफ इक्विटी मार्केट है जहां पर रिस्क ज़्यादा है, ग्रोथ स्टोरीज कम है। ऐसे में ये संभावना और भी बड़ी है कि इक्विटी मार्केट से पैसा निकलकर बॉन्ड मार्केट में आएगा, जो कि इक्विटी मार्केट में फर्दर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। दोस्तों ध्यान में रहे, सरकार का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए, सरकार का ऑब्जेक्टिव ये है कि रुपया को हम बचाएं। तो उसके लिए अगर मार्केट को सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा तो सरकार करेगी, क्योंकि हमें करेंसी को बचाना है, मार्केट को नहीं। आपके सिप्स की सरकार को फिक्र नहीं है, सरकार को फिक्र है हमें अपने करेंसी को बचाना है, और उसी को ध्यान में रखकर ये मेजर लिया गया है। तो हम ये उम्मीद ना रखें कि इससे इक्विटी मार्केट में बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, लेकिन बेशक कुछ ना कुछ जो इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट बॉन्ड मार्केट में पड़ेगा। तो बॉन्ड मार्केट को अगर आप देखिए तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला। अगर हम देखें सो बॉन्ड यील्ड्स में आज करीब 0.5% का ड्रॉप देखने को मिला है। सो लोगों ने बॉन्ड खरीदे हैं, बॉन्ड जब खरीदते हैं तो बॉन्ड यील्ड गिरता है, बॉन्ड जब बेचते हैं तो बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, तो विच इज़ अ गुड साइन। तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। पीएनबी गिल्ड बॉन्ड 6% अप है ऑन जीसेक टैक्स एग्जेम्पशन। अगर ऑटो रियल्टी को देखें तो ये थोड़ा न्यूट्रल टाइप ही हमें देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि रेट कट्स नहीं हुए हैं और बहुत ज़्यादा रेट कट्स आगे होने की उम्मीद भी कम है, तो ये बता रहा है। अगर हम ओएमसी कंपनीज को देखें तो मिक्स्ड बैग है, आईटी मेटल भी वीक है। तो बहुत कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट इसका देखने को हमें नहीं मिला। इंट्राडे में थोड़ी रैली देखने को मिली थी, लेकिन जल्दी ही वो फिजल आउट हो गई। सो इन दोनों जो डेवलपमेंट्स हुई हैं आज, उसको हम समराइज करें तो क्या है? पहली चीज़ तो ये कि आरबीआई अब कुछ नहीं कर सकता, ना वो कट कर सकता है, ना वो हाइक कर सकता है, वो सिर्फ होल्ड कर सकता है। भाई स्टेटस को मेंटेन करते हैं, वो ज़्यादा कुछ अभी नहीं कर सकता, जब तक कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा शिफ्ट हो, या तो क्रूड प्राइस शिफ्ट हो या फिर इन्फ्लेशन शिफ्ट हो। तो यही मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा, जब तक कि कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं होता है। और गवर्नमेंट इस वक्त उनके लिए जो प्राइम कंसर्न है वो है रुपया को कैसे बचाएं, कैसे उसे 95 से नीचे लेके जाए, और उसी लिए ये कदम उठाया गया है। जहां तक इक्विटी मार्केट की बात है तो इक्विटी मार्केट में क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, हो सकता है आने वाले दिनों में भी ऐसा हो। आज के दिन तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि सारे अनाउंसमेंट्स एक साथ ना आए, स्टेप बाय स्टेप आए। अगर ऐसा होगा, वहां पर कुछ बड़ी छूट दी जाएगी, तो बेशक वहां पर भी हमें कुछ बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. लेकिन अगर इक्विटी मार्केट में छूट दी भी जाती है तो सिर्फ उस छूट के लिए कोई यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेगा। अल्टीमेटली जो भी यहाँ इन्वेस्ट करेगा वो पूछेगा कि आपके यहाँ क्या ग्रोथ स्टोरीज हैं, आपकी कंपनीज कितना 5 साल में प्रॉफिट कमाएंगे, कितना रेवेन्यू ग्रोथ देंगी, और वो सब कुछ इंडिया की इकोनॉमी से लिंक्ड है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद यहाँ पे नहीं रखनी है।
ठीक है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो आने वाले दिनों में इन 3 चीज़ों पे नज़र हमें बना के रखनी है। पहला, FIIs कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, तो क्या अब आज जो डेटा आएगा या आने वाले हफ्ते में जो डेटा आएगा, क्या वहाँ पर वो बाइंग कर रहे हैं? अगर वो बॉन्ड मार्केट में भी बड़े स्केल पर इनफ्लो लाते हैं तो भी ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन होगा। तो इस पर नज़र बनाए रखिए। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, इस पर नज़र बनाए रखिए। इफ़ यील्ड्स फॉल इट कन्फर्म्स FII बाइंग दैट विल ऑल्सो सपोर्ट द रूपी सस्टेनेबिलिटी। तो जैसे मैंने कहा कि आज 10 ईयर बॉन्ड यील्ड मैंने चेक किया, उसमें 0.5% का ड्रॉप था। हमें देखना है कि क्या ये फर्दर फॉल होता है। अगर फॉल होता है इट्स अ गुड साइन फॉर इकॉनमी, और कितना फॉल होता है ये भी हमें देखना है। दूसरा, क्रूड ऑयल और नेगोशिएशंस, यहाँ पर क्या होता है। हम जानते हैं कि ये सारा जो प्रॉब्लम शुरू हुई वो ईरान वॉर के आने के बाद से हुई, तो वहाँ पर अगर कुछ पॉजिटिव होता है तो भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों, मॉनसून को भी हमें इग्नोर नहीं करना। ये एक बड़ा फैक्टर है, पूरा रूरल इकॉनमी का बैकबोन है। अगर जो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा हमें शॉर्टेज देखने को मिलेगा वो थोड़ा कवर अप हो जाता है, तो ये भी थोड़ा हमें सपोर्ट देगा। सो टू समराइज, आज जो 2 बड़ी अनाउंसमेंट्स की गई और स्ट्रैटेजिकली एक ही दिन किया गया, उसने मार्केट को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुपये को थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। लेकिन वो कितना करेगा ये हमें देखना है, क्योंकि एक दिन की जो सेंटीमेंट बूस्ट का तो इम्पैक्ट आज हमें देखने को मिला, बॉन्ड मार्केट पे भी देखने को मिला, इक्विटी मार्केट में देखने को मिला। लेकिन क्या ये सस्टेन होता है? और एज एन इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, हमारे लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है, क्या इक्विटी मार्केट में FIIs बायर बनेंगे? वो तो आज का डेटा आएगा तभी हमें पता चलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।